Hello dear students, welcome back. Today we are going to start new chapter of physical chemistry, that is ionic equilibrium. Okay? इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया आपको है. केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल स्टडी की है. अब हम यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे. ओके? तो पहले मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट एक कंपाउंड है AB. ओके? और ये डिसोसिएट होके, जैसे ट्वाइस AB, ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होके बनाता है A2 + B2. ठीक, इसको हीट कर दिया हमने, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया. दूसरे केस में हमने AB को सपोज वाटर में ऐड किया, तो ये आयनाइज होके बना रहा है A पॉजिटिव + B नेगेटिव. तो यहाँ जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं Kc या Kp, वो क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ A2 इंटू एक्टिव मास ऑफ B2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ AB का स्क्वायर. और यहाँ जो आप कांस्टेंट देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको या तो हम Ki मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेम Kc ही है वो, है ना, Ki या Kd भी लिख सकते हो. ये आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB. दोनों ही इक्विलिब्रियम है, दोनों में ही AB, एक जगह AB का थर्मल डिकम्पोजिशन किया है हमने, है ना, और दूसरी जगह AB को वाटर में ऐड कर दिया है, तो आयनाइज होके A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस आयंस बना रहा है. तो द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है ये आप जानते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए और बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इक्विलिब्रियम के आप जानते हो. मैं यहाँ आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूँ कि क्या है. ठीक है, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दिस वन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऑफ कोर्स अगर कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो Kc, दिस इज ऑल्सो Kc, बट आयनाइज हो रहा है तो इसको Ki या समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट है Kc. ठीक है बेटा, चलिए. तो ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. तो आयनिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड इट्स अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, अच्छा. आयनाइजेशन या डिसोसिएशन का जो कंसेप्ट था कि कोई सब्सटेंस वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में ऐड करने पे कितना डिसोसिएट या आयोनाइज होगा, ये लॉजिक इंट्रोड्यूस किया था एक ग्रेट साइंटिस्ट आर्हीनियस. इनका नाम आपने सुना है पहले भी. आर्हीनियस ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया. ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द गिवन कंपाउंड ऑन एडिंग टू वाटर get dissociated into its ions and conducting electricity, and whether it is not dissociated and not conducting the electricity. So on the basis of the nature of substance, Arrhenius classify the substance into two categories. पहले समझ लीजिए फिर हम देख लेंगे. एक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सब्सटेंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. Non-electrolytes, any substance which on adding to water dissociated to its ions. ठीक है, वाटर में ऐड करने पे अगर कोई सब्सटेंस आयनाइज होता है या डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है, और ऑब्वियसली आयंस होंगे तो कंडक्टेंस आएगा, आयनिक कंडक्टेंस आएगा, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करने पे अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो उनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो HCl, है ना, HNO3, ठीक है कि नहीं, और बेस ले लीजिए तो आप NaOH, KOH, ये सब आ जाएगा, KOH, एंड सॉल्ट्स ले लो. सॉल्ट्स तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते ही हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे आपका आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है ना, सुक्रोज, यूरिया एक्सेट्रा, तो इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? आर्हीनियस ने. ठीक है ना, तो आपने लिख लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख ली होगी आई होप.
अब लिखिए, Arrhenius classified the substance into two categories. Number one electrolytes. उसमें लिखिए, the substance which on dissolving in water, the substance which on adding in water or any polar solvent get ionized and its aqueous solution conduct electricity are called electrolytes. Ions होंगे, मोबाइल आयंस होंगे, कंडक्टेंस आने वाला है, ठीक है, are called electrolytes. For example, HCl, HNO3, NaOH, KOH salts, almost all salts, ठीक है ना. फिर देखिए नंबर 2, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. These substances do not dissociate into their ions on adding to water. Okay, for example, glucose, fructose, sucrose, urea, etc. तो आर्हीनियस ने जो है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन दिया था सबसे पहले, है ना, कि कोई सब्सटेंस अगर वाटर में ऐड करने पे अपने आयंस में ब्रेक हो जाए तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. कितना ब्रेक होगा उसे हम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, कितना एक्सटेंट तक वो डिसोसिएट हो रहा है, हम अभी उस पर आएंगे, ठीक है. तो आपने लिख लिया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है. नोट लिखिए, Arrhenius proposed the theory of electrolytic dissociation. Note number 2 लिखिए, on the basis of extent of dissociation, electrolytes are classified into two categories. Strong electrolytes are classified into two categories. Number 1, strong electrolytes. इसमें लिखिए, these undergo almost complete dissociation on adding to water. जब भी मैं वाटर की बात करता हूँ तो उसकी जगह हम कोई और पोलर सॉल्वेंट भी दे सकते हैं, बट वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट, ठीक है, वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो the substance which undergo almost complete dissociation on adding to water are called strong electrolytes. For such electrolytes, alpha bracket में लिखो, degree of dissociation is approximately equal to 1. That is approx 100% dissociation occur at all dilution. That is, ये approx की बात है, ये 100% डिसोसिएट हो जाए ये जरूरी नहीं है. दैट इज 100% डिसोसिएशन अकर एट ऑल डाइल्यूशन, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल देखते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, है ना, HClO4, परक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस में आपका NaOH, KOH, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है ना. ऐसे ही सॉल्ट्स में ऑल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ऑल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, नोट करिए. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में ऐड करते ही ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है. बी, अभी मैं अल्फा क्या होता है बताऊंगा, वैसे आप जानते हैं. बी लिखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, these undergo partial dissociation on adding to water. एंड मतलब कोई बहुत रिजिड स्केल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पकड़ने का प्रैक्टिकल मेथड ये है कि अगर अल्फा की वैल्यू 10% से कम है ना, वैसे बहुत प्रेसाइज जाना है तो 5%, का मतलब 0.05, बट कैलकुलेशंस में अगर इफ अल्फा इज लेस देन 10% एंड वेरी प्रेसाइज 5%, 10% दैट इज, इफ अल्फा 10% का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0.1, और डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ki और Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज लेस देन 10⁻³ अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू 10⁻³ से कम हो जाए तो समझ लीजिए
कि इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है वो वीक हो गया है, ठीक है। तो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 10% और 0.1 और आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लेस देन 10 to the power minus 3%, electrolyte is considered to be weak electrolyte, ठीक है बेटा। electrolyte is considered to be weak electrolyte. For example लिखिए weak acids, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इन जनरल, है ना, वीक एसिड्स में देखिए फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है, कार्बोनिक एसिड, H2S एक्सेट्रा, ये सारे वीक एसिड्स जो हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके बाद वीक बेस की कैटेगरी, ठीक है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसके अलावा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये सब जो है एम्फोटेरिक ही होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये आपके वीक बेस हैं, ठीक है। और जो सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 10 to the power minus 3 से कम है तो बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब पहले हम देखते हैं अल्फा क्या होता है। नोट लिखिए या हेडिंग लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में अल्फा। वैसे कई बार आपके सामने ये टर्म आ चुकी है बट फिर एक बार समझा देता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जितने भी मोल्स आपने इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, आउट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स टेकन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गेटिंग डिसोसिएटेड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो लिखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, the number of moles of electrolyte dissociated from the number of moles taken is called degree of dissociation. अब देखिए degree of dissociation होता है ना, it is defined for one mole, defined for unity, है ना, it is always defined for unity। जैसे मान लो कि आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है AB और ये डिसोसिएट हो रहा है A पॉजिटिव और B नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। अब आपने सपोज दैट इसका इनिशियल कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लिया था तो ये तो बना ही नहीं होगा, ठीक है। अब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो इसमें से X मोल या X कंसंट्रेशन, मोल की जगह ये अगर कंसंट्रेशन है तो ये भी कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गया तो ये भी बनेगा x मोल पर लीटर और ये भी बनेगा x मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखिए अल्फा इज डिफाइंड फॉर यूनिटी, मतलब जब आपने C मोल पर लीटर AB लिया था, आउट ऑफ C मोल पर लीटर ऑफ AB द डिसोसिएशन कितना हुआ है x, है ना। तो आपने मान लीजिए फ्रॉम C मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कितने का होता है बताइए, C में से कितना डिसोसिएट हो गया X, तो फ्रॉम C मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट, मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स पर लीटर डिसोसिएटेड कितने हैं बेटा, डिसोसिएटेड है X, तो फ्रॉम 1 मोल अगर ले लोगे तो डिफाइन x बाय c आ जाएगा कि नहीं, और यही अल्फा होता है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ टोटल मोल्स टेकन, मोल पर लीटर कह दीजिए तो टोटल कंसंट्रेशन टेकन है, तो वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट के लिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, देखिए नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन number of mole dissociated upon initial number of moles या number of moles taken, ठीक। तो अल्फा इक्वल टू x बाय c एंड परसेंटेज अल्फा इक्वल टू x बाय c इंटू 100, ठीक। ये कंसंट्रेशन है, सीधे मोल लोगे तो मान लो x मोल लिया था उसमें से n मोल डिसोसिएट हो गए तो n बाय x इंटू 100, दैट इज अप टू यू। तो यहाँ से आपने देखा कि x है क्या, देखो यहाँ से x क्या आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू C अल्फा, ये काम आएगा आपको आगे।
x इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू सी अल्फा है तो इस इक्वेशन को और एक तरीके से बनाया जा सकता है, और अगर मैं आपको बताऊं c माइनस सी अल्फा और सी अल्फा बन जाएगा कि नहीं। तो यहां से आप अगर बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक ही बात है ना, c कॉमन ले लो, c 1 माइनस अल्फा सी अल्फा और सी अल्फा, ये आगे बहुत काम आएगा। तो अल्फा इज डिफाइंड पर मोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितने मोल आपने लिए थे और उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हो गए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज परसेंटेज, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 100%, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परसेंटेज अल्फा कितना होता है बेटा, लेस देन 10%। बहुत प्रेसाइज जाना है तो लेस देन, कई ऑथर 5% के नीचे वाले को वीक मानते हैं, बहुत एक्यूरेट जाना है तो। अदरवाइज प्रैक्टिकल ग्राउंड पे 10% से नीचे अगर है अल्फा की वैल्यू तो हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या मान लेंगे, वीक मान लेंगे। नोट कीजिए, डन। अल्फा समझ गए आप लोग, x अपॉन सी, मतलब आउट ऑफ जितना भी आपने कंसंट्रेशन लिया है उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कौन सा, HCl, तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट होता है। HCl को वाटर में डाला तो H पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। अगर T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C था और ये कुछ नहीं, तो T इक्वल टू T पे मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसलिए उसको मैं इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा डिसोसिएट हो गया तो इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं रहेगी। ये पूरा डिसोसिएट हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, ये C और C बन जाएगा, समझ गए। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया हमने CH3COOH, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वो भी वीक बेस होता है ना, ये डिसोसिएट होगा। अब ये देखो रिवर्सिबल साइन बना दिया, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। तो अगर T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन C था तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C 1 माइनस अल्फा, या C माइनस एक्स भी लिख सकते हो। X क्या होता है, C अल्फा, पता है, और ये बनेगा C अल्फा और C अल्फा। अभी समझाया था मैंने कैसे आया, ठीक है। तो ये है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आइडेंटिफिकेशन। तो आप देख रहे हो C मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ हुई यहाँ, और यहाँ तो जितना लिया उतना बन गया। जैसे अगर ये 0.1 मोलर लेते, सपोज अगर आप इसका 0.1 मोलर लेते तो ये 0.1 बनता था, स्ट्रॉन्ग की ये पहचान है। और अगर ये 0.1 लेते तो 0.1 इंटू 1 माइनस कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, समझ गए। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लीजिए कि इसका C जो है, लेट C इक्वल टू 0.1 मोलर इस केस में वीक में, एंड अल्फा जो है मान लो वो सपोज दैट, चलिए 10% ले लेते हैं, 10%, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो C, यहाँ पे T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे आप क्या बातें करेंगे, C क्या है 0.1, 1 माइनस 10% यानी 0.1, ठीक है। और ये 0.1 इंटू 0.1 और ये 0.1 इंटू 0.1। जबकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे लेट HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl मान लो 0.1 मोलर है सपोज, तो ये भी 0.1 बनेगा और ये भी 0.1 आपने लिया था और डिसोसिएट होके ये 0 हो गया, ये पूरा 0.1 होता नहीं है 100% डिसोसिएट, बट हम मान लेते हैं। तो देखो आप ध्यान दो, ये बना कितना 0.01 मोलर, ये भी कितना बना 0.01 मोलर, और ये आपका बचा कितना 0.1 इंटू 0.09 बच जाएगा, ठीक है कि नहीं, 0.09 मोलर बच जाएगा। तो आप देख लो दोनों में डिफरेंस देख लो, ये बिल्कुल नहीं बचा, पूरे बन गए, और ये 1/10 टाइम बन रहे हैं, देखो ध्यान से। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस है आपके सामने, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्चुअली जब भी हम अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं
तो मान के चलिए कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब पता है कि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है तो बात करना ही बेकार है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आपको तो मालूम ही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है। अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मालूम है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 100%, और इनका अल्फा कितना होता है? लेस देन 10% या 5% भी कर सकते हो, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 10% भी पकड़ा तो इसका मतलब क्या है? 10% मतलब 10/100, यानी आउट ऑफ 100 मोल्स यू हैव टेकन पर लीटर, ओनली 10 मोल्स पर लीटर आर गेटिंग डिसोसिएटेड। समझ रहे हो? 100 में से केवल 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बाउंड्री पे दिया है तो ये हाल है। चलिए सेकेंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजरमेंट होता है जो ये बताता है कि उसके अंदर कोई आयनिक कंपाउंड या कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होगा। तो जो भी सॉल्वेंट आप ले रहे हो, जैसे आपको मालूम है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 81 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उस सॉल्वेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा उतना ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये रिलेटिव एबिलिटी है सॉल्वेंट की। मान लीजिए किसी सॉल्वेंट जैसे वाटर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है मान लो, और एक दूसरा सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। इसका मीनिंग क्या है कि वाटर में दूसरे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उस इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को सेपरेट करने की पावर 81 टाइम ज्यादा है। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, मोर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, more the dielectric constant of solvent, more the dielectric constant of solvent, more will be degree of dissociation of electrolyte in it. More the dielectric constant of the solvent, more will be degree of dissociation of electrolyte in it. समझ गए? तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड लिखिए, फैक्टर नंबर 3, टेम्परेचर। अब ये तो पता ही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, है। तो देखें जरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसोसिएशन ज्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक, जिसको बोलते हैं पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। पोस्ट वॉल्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या होता है पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ? पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लिख लेंगे उसको। मान लीजिए, एक तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, बिकॉज डाइल्यूशन का मतलब आप वाटर बढ़ाते जा रहे हैं या कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसका असर? तो लिख लीजिए एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। स्ट्रॉन्ग में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। लेट ए बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियल डिसोसिएट होगा, और सपोज ये बना रहा है ए पॉजिटिव एक्वस, वाटर में डिसोसिएट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करने पे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये लीजिए साहब, डिसोसिएट हुआ और हाइड्रेशन हो गया, एक्वस लिखा है। सपोज T = 0 पे मान लो इसका मोल्स लिख रहा हूं मैं, है ना। आपको C से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, मोल से भी जा सकते हैं। मान लो हमने 1 मोल लिया था तो ये 0 केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है ये सब, है ना। T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसमें से मान लो X मोल डिसोसिएट हो गया, या 1 लिया है तो इसको अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा? अल्फा और अल्फा
अभी ध्यान रखिएगा, मैं मोल की बात कर रहा हूं तो अल्फा मोल हो गया, ठीक। मोल पर लीटर कर दोगे तो कंसेंट्रेशन हो जाएगा, सिंपल। तो ये है T इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से यहां आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट अगर मोल नहीं कंसेंट्रेशन से चलना है तो मान लो इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, C है। तो अगर C है तो यहां कैसे लिखोगे, C 1 माइनस अल्फा। अब ये कैसे आया आपको मालूम है, C अल्फा C अल्फा, ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी तो मोल की टर्म में जाके कंसंट्रेशन के लिए क्या करते, मोल बाय वॉल्यूम, तो बाय वी बाय वी बाय वी करते, फिर सॉल्व होता। खैर C1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, KI या KD, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा AB, ठीक। तो A का कितना है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ये लीजिए क्या है बताओ, ये आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी वीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम हो जाए तो अल्फा विल बी नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1, and then we can say that 1 minus alpha will approximately approach to 1, and then ionization constant K equal to C alpha square, या alpha square equal to क्या आ गया बताइए, alpha square equal to K, K is a constant, K by C, alpha square क्या हो जाएगा K by C, या alpha equal to root over K by C, K is the dissociation constant of the इलेक्ट्रोलाइट। अब K अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C, और हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। 1 बाय कंसंट्रेशन मोलर वॉल्यूम होता है, 1 बाय मोलर कंसंट्रेशन विल बी मोलर वॉल्यूम। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस इक्वेशन से आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वी क्या है वॉल्यूम है, तो जितना वाटर ऐड करते जाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, है? या कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो अल्फा कम हो जाएगा। तो लिखिए, इसको नोट कीजिए, पोस्ट डायल्यूशन लॉ नोट करने के बाद नीचे लिखिए, क्लियरली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियरली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases with dilution, as it is directly proportional to square root of volume of the solution। V कैसे बढ़ेगा, जब हम V बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जब हम वाटर ऐड करेंगे, जितना ज्यादा वाटर ऐड करते जाओ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, ये ओस्टोल डायल्यूशन लॉ कहलाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉल्यूम बढ़ने से या वाटर ज्यादा ऐड करते जाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। फिफ्थ फैक्टर है, फिफ्थ और लास्ट फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअली इट इज एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, देखिए, द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट। द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज suppressed in the presence of a common ion. The degree of dissociation, the dissociation of weak electrolyte is suppressed in the presence of weak electrolyte. The dissociation of weak electrolyte is suppressed in the presence of common ion. This phenomena is called common ion effect. पहले समझिए क्या होता है। Suppose that हमारे पास मान लो एसिटिक एसिड है, अब आपको तो पता ही एसिटिक एसिड कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले ही डिसोसिएशन कम हो रहा है, वही C1 माइनस अल्फा C अल्फा है ना, अल्फा पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब हमने इसमें क्या किया, सोडियम एसिटेट डाल दिया। आयन हमेशा
ये बना है मतलब मीडियम है, एक्वस लिया हुआ है। सोडियम एसिटेट मैंने बताया था वाटर सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या बन जाएंगे? CH3CO माइनस प्लस, बताइए, Na प्लस। अब आप देखो ध्यान से कि एक बीकर में मान लो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और H आयन बना रहा है, फाइन। उसी में आपने सोडियम एसिटेट डाल दिया जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, और उसने भी एसिटेट आयन और सोडियम आयन बना दिया। सो जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम था और इस इक्विलिब्रियम में ये जो आयन आपको दिख रहा है एसिटेट आयन, ये कॉमन आयन है जो कि ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब एक बीकर में एसिटिक एसिड का पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा था, पहले ही डिसोसिएशन कब था? आपने ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसने बहुत सारा एसिटेट आयन फर्निश कर दिया, तो क्या कर रहे हो आप? ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। यहां देखिए बहुत ध्यान से कि आप एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, हम यहाँ क्या कहेंगे, देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन विच इज ऑफ कोर्स कॉमन आयन, बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो ना वो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक आयन उसके पास हो, फाइन। HCl डाल दीजिए तो H आयन दे देगा, तो ये इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन दैट इज कॉमन आयन, इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH shifts in backward direction, पीछे चला जाएगा as per Lee Chatelier principle, that is its dissociation is suppressed, and alpha यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस। इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, जिसका डिसोसिएशन ऑलरेडी कम हो रहा है, उसमें आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाला आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम को और बैक ड्रिफ्ट कर देगा, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाइड ऐसा आयन हो जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा हो। ऐसा मत करना NaOH डाल दिया, NaOH डालोगे तो OH आयन आके इस H आयन से रिएक्शन करने लगेगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इक्विलिब्रियम बैक ड्रिफ्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ी है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स हैं उसका कोई ना कोई एक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नोट करें। ऐसे एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वीक एसिड है H2S, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो रहा है मान लीजिए और बनाता है 2H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस, सपोज दैट 2H पॉजिटिव प्लस S2 माइनस, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी डिसोसिएशन कम हो रहा है, इसमें अब आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट होकर क्या बना देगा? H आयन प्लस Cl आयन, ठीक है ना, H आयन प्लस Cl आयन, ये हो गया कॉमन आयन। तो जैसे ही H आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम H2S का किधर जाएगा? बैक साइड में जाएगा। देखो क्लियरली इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl, the equilibrium of H2S will shift in backward direction. The equilibrium of H2S will shift in backward direction. Equilibrium of H2S will shift in backward direction. That is, its dissociation will suppress. That is, its dissociation will suppress. अब मैं आपको एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ जो कॉमन आयन इफेक्ट पे पूछ लिया गया था, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने बताया कि एक मेडिसिन है एस्प्रिन। एस्प्रिन आप सभी जानते हैं, फेमिलियर है। एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग एक्शन होता है एस्प्रिन के अंदर, मतलब ब्लड क्लॉट होने लगता है जब अंदर बॉडी में, तो ब्लड डायलेशन इफेक्ट होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता है, ठीक है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इवन दो बैन है ना, वैसे बैन है, नॉर्मल पेन किलर की तरह यूज नहीं करते हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्प्रिन है, पहले मैं एस्प्रिन का स्ट्रक्चर आपको बता दूं। एस्प्रिन इज OCOCH3 एसिटाइल
ये आपका COOH एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दिस इज एस्पिरिन। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन एसिड है COOH, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, OCOCH3 और यहाँ COO माइनस प्लस H+। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, फाइन, तो बॉडी के किस पार्ट में इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इक्वली इन बोथ पार्ट एंड डी विल नॉट डिसोसिएट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ ज़्यादा डिसोसिएट होगी। ध्यान दीजिएगा, इन स्टमक, स्टमक में आप सबको मालूम है HCl होता है ना। स्टमक में मीडियम कैसा होता है बेटा, मीडियम इज एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, आप सबको मालूम है। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो HCl एक स्ट्रॉन्ग, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कुछ हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, आपके एस्पिरिन टैबलेट में भी H आयन है और स्टमक में भी H आयन है, सो दिस विल बिहेव एज कॉमन आयन। और कॉमन आयन जैसे ही मिला है, ये H आयन बढ़ा, तो फिर ये एस्पिरिन जो है उसका डिसोसिएशन लीचेटले प्रिंसिपल से बैक शिफ्ट हो जाएगा, है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ एस्पिरिन will shift in backward direction and therefore its dissociation will suppress in stomach। तो स्टमक में इसका जो डिसोसिएशन है होगा लेकिन कम होगा। इंटेस्टाइन में आप सभी को पता है, इंटेस्टाइन मीडियम इज बेसिक, स्लाइटली अल्कलाइन, मीडियम इज स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन होने का क्या फायदा है, OH आयन कंसंट्रेशन होगा वहां पे। मीडियम बेसिक है अगर, तो वहां पे OH आयन कंसंट्रेशन होगा, और OH आयन इसका कॉमन आयन नहीं है, तो अल्कलाइन होने की वजह से H प्लस ऑफ एस्पिरिन, ये कहां से है, फ्रॉम एस्पिरिन, एंड OH आयन ये कहां से है, फ्रॉम इंटेस्टाइन, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2। ठीक, तो क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में आके आपका H आयन को कंज्यूम किया जा रहा है। तो अगर H आयन कम होने लगेगा तो लीच-एटले प्रिंसिपल से एस्पिरिन का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज, है ना। तो देखिए क्लियरली इन इंटेस्टाइन equilibrium of aspirin will shift in forward direction, equilibrium of aspirin will shift in forward direction, equilibrium of aspirin will shift in forward direction, that is the dissociation of aspirin will be more, that is the dissociation of aspirin will be more in intestine, than in water, than in stomach, स्टमक में बहुत कम डिसोसिएट होगा बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, और इंटेस्टाइन में आपका स्टमक में H आयन कंसंट्रेशन बढ़ा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, इंटेस्टाइन में H आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज H आयन को ये OH आयन न्यूट्रलाइज कर रहा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। ठीक, तो एस्पिरिन टैबलेट का डिसोसिएशन इंटेस्टाइन में ज्यादा होगा, स्टमक में कम। तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने बताए बेटा जो कि अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, जिसमें हमने देखा नेचर, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसे कितना है, मीडियम कैसा है, सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे डाइल्यूशन का बहुत इंपैक्ट होता है, जितना डाइल्यूशन बढ़ा उतना डिसोसिएशन होता जाएगा, और एक कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक थ्योरी है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स है, उसको शॉर्ट में देखेंगे, एंड देन एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पीएच कैलकुलेशंस पे आएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। पहले इसको थोड़ा सा देख लें।
and then we will proceed for pH कैलकुलेशन. ठीक है. एसिड बेस कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट दिए गए, एक आर्हीनियस, एक ब्रॉन्स्टेड लाउरी और एक लेविस. तीनों में से कोई भी अकेले सभी एसिड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें तीनों पढ़ना है. कंबाइंड जब आप कंसेप्ट लगाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है. ठीक. तो सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट. आर्हीनियस ने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में ऐड करने पर H+ देता है तो एसिड है, और अगर OH- देता है तो बेस है. तो आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? H+ प्रोटॉन डोनर इन वाटर. इन्होंने वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में सेलेक्ट किया था. तो आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या हैं? H+ डोनर इन वाटर. फॉर एग्जांपल जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4. कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में ऐड करने पे H+ देता है तो एसिड कहलाएगा. और बेस उन्होंने क्या बताया था? OH- डोनर इन वाटर. OH- डोनर इन वाटर. वाटर में जो OH- डोनेट करते हैं कंपाउंड, उनको हम बेस कहेंगे. तो ये एसिड बेस की डेफिनेशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना. फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है. सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है. अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. ठीक है. एंड वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली बोलते हैं. वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली. ठीक है बेटा. चलिए नोट लिखिए. नोट नंबर 1, बोरिक एसिड H3BO3. देखने में लग रहा है वो कि H है डोनेट करने के लिए, लेकिन बोरिक एसिड इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड. बोरिक एसिड, ये जब हम लोग लेविस एसिड का कंसेप्ट सीख लेंगे ना, फिर मैं इस पर एक बार और आऊंगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड ही हो जाएगा. बिल्कुल जरूरी नहीं. मीथेन पे भी हाइड्रोजन है. पानी में डालने पे अपने अंदर प्रेजेंट H+ डोनेट करना चाहिए, तब वो, जैसे यहाँ 3 H दिख रहे हैं, लेकिन पानी में डालोगे तो एक भी H ये निकलता नहीं है. समझ गए? तो इसलिए ये आर्हीनियस एसिड नहीं है. बोरिक एसिड इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड. नोट करो, बोरिक एसिड इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड. ठीक. इसको आगे मैं लेविस कंसेप्ट में फिर से बताऊंगा. आर्हीनियस, इट इज नॉट एन आर्हीनियस एसिड. इट इज अ वेरी वीक, देखो, it is a very weak monoprotic acid. It is a very weak acid with n factor equal to 1. It is a very weak acid with n factor equal to 1, and its dilute aqueous acid and its dilute aqueous solution, बहुत dilute aqueous, इतना weak है ये कि ये आई एंटीसेप्टिक में यूज होता है, आई वॉश के लिए यूज करते हैं. इतना वीक एसिड है, लेकिन इसमें थोड़ी शुगर डाल दो तो आंखें बाहर आ जाएंगी. इतना स्ट्रॉन्ग एसिड. आगे बताया जाएगा इनऑर्गेनिक में आपको कि क्या कारण है कि बोरिक एसिड जो है शुगर ऐड करने पे भयानक हो जाता है ना. और वैसे इसका डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एज अ आई एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, आई वॉश में यूज करते हैं. तो लिख लीजिए, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड विथ n फैक्टर इक्वल टू 1. अब आपको डाउट आ रहा होगा, सर एक भी H नहीं निकलता तो n फैक्टर 1 कैसे आ गया? आगे बताऊंगा मैं आपको. वेरी वीक एसिड with n factor equal to 1. Its dilute aqueous solution is used as eye antiseptic. Its dilute aqueous solution is used as eye antiseptic. Eye antiseptic की तरह यूज किया जाता है. Its dilute aqueous solution is used as eye antiseptic. Fine. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In note number 2, in aqueous medium H plus exists as, ये बहुत आता है क्वेश्चन, H plus exists as H2O whole n H plus. इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां पे n क्या है?
n क्या है, इट इज 1 2 3 डैश डैश डैश। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऐसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम है। तो जैसे आप सबको पता है वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ही इसमें कोई एसिड आपने डाला और उस एसिड ने H प्लस दिया तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका H3O प्लस। क्या बन गया, H3O प्लस। तो आप देखिए एक आपका वाटर जब n इक्वल टू 1 आएगा, n इक्वल टू 1 रख के देखो तो H3O प्लस इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एक्चुअली H प्लस वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इन्हीं फॉर्म्स में रहता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब और अगर वाटर ऐड हुआ इसमें, है ना, ऐसे ही अगर जुड़ता चला जाए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, H5O2 प्लस। देखो जरा यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करके देखो, अभी तक 2 वाटर मॉलिक्यूल आ चुके हैं, तो n इक्वल टू 2 पुट करके देखो H5O2 प्लस आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप देखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछे तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कि कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है या कर सकती है। अब क्या आएगा, एक और, तो H कितना हो गया 7, 5O2 7, H7O3 पॉजिटिव, पुट करो 3 2 6 और एक H बाहर है। तो वाटर में जो है H आयन इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, अब इसके बाद और वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ते चले जाएंगे उससे, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन आपको पता है, एक H प्लस था वो बन गया, बाकी जैसे H3O प्लस है, O प्लस है, मान लो H H H दोनों प्लस, दूसरा वाटर आया है OHH, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ डेल्टा माइनस है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। और आगे मान लो तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, सराउंड होते चले जाएंगे, और इधर आगे आगे जुड़ते चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है ना। एनीवेज, तो वाटर के अंदर जो H प्लस है वो इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और भी आप देख सकते हो, जितने वाटर ऐड करने कर सकते हो, बन जाएगा H9O4 प्लस एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन एक्वस मीडियम OH माइनस एग्जिस्ट एज, इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, H2O होल एंड OH माइनस। कोई बेस डालोगे ना तो OH आयन जाके तुरंत वाटर के साथ एसोसिएट होके H2O होल एंड OH माइनस, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। तो फॉर एग्जांपल जैसे OH माइनस है, इसमें एक वाटर से एसोसिएशन हुआ तो ये क्या बन जाएगा बताओ, H3 2 और 1 3 O2 माइनस, देखो H3O2 माइनस, और वाटर एसोसिएट कीजिए, ये बन जाएगा H5O3 माइनस। देखो यहाँ H5O2 प्लस, ये H5O3 माइनस, एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, ठीक है। और वाटर ऐड कर लीजिए इसमें, और वाटर अगर ऐड करते हैं क्या बनेगा, H7O4 माइनस। देखो एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि नहीं, और ऐड कर दो तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, H2O H9O5 माइनस एक्सेट्रा। तो H प्लस जो है एक्वस मीडियम में किन फॉर्म्स में रह सकता है, और OH माइनस किन फॉर्म में रह सकता है, वो आपने देख लिया है, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड, ये हो गया आपका आर्हीनियस कंसेप्ट, और उसके कुछ पॉइंट्स बता दिए। ये तो हम जानते ही हैं कि जो जैसे कोई एसिड अगर एक प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर में तो मोनोप्रोटिक एसिड है, n फैक्टर 1 है ना, अगर 2 डोनेट करता है तो डाइप्रोटिक एसिड है, n फैक्टर 2, ये सब तो हमें पहले से मालूम है, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक बार शॉर्ट में फटाफट, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H आयन that can be furnished per molecule of acid, the acids are classified as, जैसे देखो acid, n factor, acid, n factor and category, ठीक है। तो जैसे मान लो
या एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एसिड एंड फैक्टर एंड एग्जाम्पल्स। जैसे एसिड है मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसे एसिड जो एक मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस आएगा। एन फैक्टर 1 एग्जाम्पल HCl, HNO3, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है ना, HCN भी आ जाएगा। ओके, सेकेंड डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है? 2, H2SO4, H3PO3 एक्सेट्रा। कितने हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। आपको मालूम है कि इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो देखो P डबल बॉन्ड हो OH OH और एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच्ड है, तो दीज टू आर ओनली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तो सीधा लॉजिक है कि वो एन फैक्टर में काउंट नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड इसका एन फैक्टर 3 होता है। एग्जाम्पल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ऐसी बेस का भी क्लासिफिकेशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ion that a base molecule can donate on adding to water, it is also classified as base and factor example. तो जैसे बेस ले लिया जैसे मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं इसको, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, लाइक दैट। वैसे मोनो एसिड बेस एंड फैक्टर 1 एग्जाम्पल NaOH, KOH, CSOH स्ट्रॉन्ग हो गए, OH, NH4OH ये वीक बेस होता है, एक्वस अमोनिया है, ठीक है। मोनो एसिड बेस हो गए। ऐसे डाई एसिड बेस जिसका एन फैक्टर 2 हो, यानी वाटर में डालने पे जो 2 OH आयन डोनेट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। नोट करिए फटाफट। तो ये है आपका आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक, अब आप लिखिए फर्स्ट कंसेप्ट तो आपने देख ली, सेकंड लिखिए ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लाउरी, जब स्टार्ट में थोड़ा सा थ्योरीज हैं एसिड बेस आइडेंटिफाई करने की, उसके बाद तो जो न्यूमेरिकल शुरू होंगे इसमें। सेकंड कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट क्या है? ब्रॉन्स्टेड लाउरी और आर्हेनियस का एसिड सेम है, बेस चेंज कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखिए एसिड क्या होता है? एसिड H प्लस डोनर, जो प्रोटॉन डोनर है वही एसिड रहेंगे, सेम कहानी बिल्कुल, ठीक है। बेस H प्लस एक्सेप्टर, बेस चेंज हो गया, ठीक है। तो नीचे देखो क्लियरली, आर्हेनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड्स आर सेम, बोथ आर H प्लस डोनर, बोथ आर H प्लस डोनर, ठीक है। नेक्स्ट नोट देखिए, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन conjugate acid base concept. This theory is based on conjugate acid base concept. ठीक है, conjugate acid base क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई एसिड है उसमें से एक H प्लस निकला तो जो बचा हुआ स्पीसीज है उसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। या फिर अगर कोई कॉन्जुगेट बेस या कोई बेस है मान लो, उसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो जो बना हुआ स्पीसीज है वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे HCl में से जब एक H प्लस निकलेगा Cl माइनस, HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। तो H प्लस निकलने के बाद जो Cl माइनस बचा है उसको हम कहेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या कहेंगे?
कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही कोई बेस ले लेते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया है, ये आराम से H प्लस को कैप्चर कर सकता है, अपना लोन पेयर देके पकड़ लेगा उसको, है ना, अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा उसमें, क्या बिग डील है। और क्या बना लिया, NH4 पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, बेस। और प्रोटॉन लेने के बाद जो स्पीसीज बनी उसको हम उसका कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। मींस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस, है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या डिफरेंस है, H प्लस का, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, H प्लस का, ठीक है। सो दिस पेयर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है। कैसे, जैसे एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको मालूम है, तो एक पूरा इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये एसिड है, ये बेस है, इसका काम है प्रोटॉन देना, इसका काम है प्रोटॉन लेना। तो बेटा अगर ये रिएक्शन पूरी तरह से एक साइड शिफ्ट हो गई है तो पीछे जाने के लिए इसको कैप्चर करके यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ चला गया तो ये तो वीक एसिड है, नहीं समझे। अगर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी पहचान क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएटेड। मतलब अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, तो बेस को तो मौका ही नहीं मिला H प्लस एक्सेप्ट करके इधर आने का, मिला भी तो बहुत कम, समझ गए। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस वीक होते हैं, और जो वीक एसिड्स होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, ठीक। आ गया समझ में। तो हम कुछ एसिड बेस रिएक्शंस भी देखेंगे और उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस पहचानेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक एसिड, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, HCl प्लस NH3, ठीक है ना, HCl प्लस NH3 रिएक्ट करके बना रहा है, मान लो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये ठीक, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम इसका नाम दे दें एसिड वन पहचानने के लिए जस्ट, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कहाँ है, इसमें से जब ये निकला, एक H प्लस निकला, तो क्या बना बेटा, Cl माइनस। तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ फर्स्ट एसिड। ऐसे ही अब इसका नाम दे देंगे बेस, और डिफरेंशिएट करने के लिए 2 लिख देते हैं। बेस 2 ने जब एक H प्लस एक्सेप्ट किया, ये जो H प्लस दिया था इसने H प्लस को ले लिया, तो क्या बन गया, ये एसिड बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड 2, सेकंड बेस का एसिड है। तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है, ये होता है। तो इस टाइप से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है इनमें। अब मैं कुछ एसिड्स दे रहा हूँ, उसके हम लोग कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे, ठीक है, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस नोट कीजिए प्लीज। जैसे एग्जांपल्स देखो, क्या लिख लीजिए, सम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक, मैं एसिड दे रहा हूँ, आप उसका कॉन्जुगेट बेस बताएंगे, कॉन्जुगेट बेस। जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना, एसिड दे के बेस पूछे तो एक H निकाल दो, H प्लस, और बेस दे के एसिड पूछे तो एक H प्लस ऐड कर लो, डेफिनेशन अप्लाई करो। जैसे HCl, फट से Cl माइनस, HCl में क्या होगा, Cl माइनस, सेकेंड H2SO4, तो एक H प्लस निकालेगा तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस। आपको मालूम है कि H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, मतलब ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, एक दिया तो ये बना, एक और दे दे तो ये क्या बन गया आपका, बोलो, SO4 2 माइनस, ठीक। तो आप देख रहे हो HSO4 माइनस बेस में भी लिखा है और एसिड में भी लिखा है। ऐसी स्पीसीज जो एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हो, मतलब प्रोटॉन दे भी सकते हो और ले भी सकते हो, ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक स्पीसीज। सच स्पीसीज विल बी कॉल्ड एम्फोटेरिक स्पीसीज, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं, मान लो H3PO4 है, तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस फिर से डिसोसिएट हो सकता है, जी हाँ, क्योंकि इसका एन फैक्टर 3 है,
तो HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस फिर डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनाएगा PO4 3 माइनस। अब इसमें इसके पास H ही नहीं है तो डिसोसिएट कहाँ से होगा, समझ गए। तो आप देख रहे हो ये स्पीसीज दोनों जगह आ रही है, ये स्पीसीज दोनों जगह आ रही है, ऐसे स्पीसीज एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, मतलब कोई भी एसिड अगर जिसका एन फैक्टर 1 से ज्यादा है तो उसका नेक्स्ट आयन जो बनेगा वो एम्फोटेरिक होने वाला है, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो और थोड़े से अलग लेते हैं, अमोनिया है तो अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा NH2 माइनस, एक H निकल गया, NH2 माइनस हो जाएगा, ठीक। और मान लो सपोज H2O है, H2O का क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। सपोज H3O प्लस है, अब ध्यान देना अगर H3O प्लस है तो इसमें से जब H प्लस निकलेगा तो ये न्यूट्रल वाटर में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बोलो। अगर किसी पॉजिटिव बॉडी में से H प्लस निकाल दिया तो H2O बनेगा, ठीक। तो CH4 है तो H निकालो तो बनेगा CH3, न्यूट्रल में से H प्लस निकला तो माइनस, प्लस में से H प्लस निकला तो न्यूट्रल, समझ गए। इस तरीके से आप लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस को पहचान सकते हो। नोट पॉइंट लिखो, the species which can accept as well as donate, the species which can accept as well as donate H plus, species which can accept as well as donate H plus are called, the species which can accept as well as donate H plus are called amphoteric, amphibians, amphoteric or amphiprotic species, dual nature। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, सब एम्फोटेरिक है। सॉल्ट बनाना चाहेगा तो इसमें सोडियम पोटेशियम लगा देगा, माइनस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा HPO3 माइनस, H2PO3 माइनस, सॉरी H2PO3 माइनस यहीं पे फंसा देता है, इसके बारे में पूछता है। HPO3 2 माइनस ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये कैसे बनेगा, बन जाएगा क्या, आओ देख लेते हैं। इसका एसिड क्या है H3PO3, P डबल बॉन्ड O OH, H3PO3 है ना, तो नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। 2 H निकाल सकता है ना, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला। हाँ ये अब लूज नहीं कर सकता क्योंकि जो एक H निकला तो ये बना, ये H निकला तो ये बना, लेकिन ये H नहीं निकल सकता क्योंकि H तभी निकलेगा जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हो। मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको देख लेना चाहिए, जैसे आप मान लो इसके बारे में पता करना हो, ठीक है, तो इसका प्राइम एसिड पता कर लो, फादर एसिड, इस पे 2 माइनस है ना, तो इसका 2 माइनस है तो 2 H लगा के एसिड लिख लो, तो क्या बनेगा H3PO4। अब H3PO4 आपको मालूम है P डबल बॉन्ड O OH OH और OH ये होता है, तीनों H रिप्लेसेबल है। फर्स्ट निकला तो ये बना, ये निकला तो ये बना, तो ये भी तो निकल सकता है, तो फॉस्फेट बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो ये स्पीसीज एम्फोटेरिक है। अब इसके रिएक्शंस बता देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल से देखो, HCO3 माइनस ये H प्लस ले सकता है, H प्लस लेके क्या बना देगा H2CO3, तो अभी H प्लस ले रहा है तो ये क्या है बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेट है, रिलेटेड एसिड है। और अगर ये HCO3 अब ये H दे भी तो सकता है, तो ये बन गया H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो अगर ये एसिड है ऑब्वियसली H प्लस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, समझिए।
क्लियर हो गई बात? तो ऐसे स्पीसीज जो कि H+ दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक। ठीक है ना, नोट लिखिए। ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज एन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट और एम्फोटेरिक स्पीसीज। वाटर में भी होता है नेचर, देखो वाटर जो है सेल्फ आयोनाइज होता है। जैसे एक वाटर ने अपना H+ दे दिया तो OH- में बदल गया, दूसरे वाटर ने उस H+ को डोनेट कर लिया तो H3O+ में बदल गया, एक्सेप्ट कर दिया सॉरी। मान लो कि ये क्या कर रहा है, -H+ कर रहा है, H+ निकाल दिया, तो अभी ये वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये इसमें कैसे बदला, H+ गेन करके, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, बेस। मतलब वाटर में ड्यूअल नेचर है कि नहीं, देखो वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, तो सेल्फ आयोनाइजेशन एबिलिटी वाटर की जो है उसे एम्फोटेरिक नेचर का बनाती है। ठीक, नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस आप पहचान जाएंगे। कभी कोई सॉल्ट दे दे, जैसे मान लो आपको दे दे Na2HPO3 और पूछे एम्फोटेरिक है कि नहीं, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। आप क्या किया करो, ये दोनों Na हटा के H लगा लो तो इसका पेरेंट एसिड मिल जाएगा। तो 2 Na हटाए तो 2 H लग गए, H3PO3। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाना आपको आता ही है, P डबल बॉन्ड हो, OH OH और H। अब ये H निकला, एक सोडियम लगा, ये H निकला, दूसरा सोडियम लगा, ये H निकल ही नहीं सकता है। मतलब इसमें जो ये H बचा है ये रिप्लेसेबल नहीं है। मतलब दिस इज नॉट एन एम्फोटेरिक सॉल्ट, ये एक एम्फोटेरिक सॉल्ट नहीं है। इस तरीके से आप लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? तो ये है बेटा ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग लेविस कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। एंड देन मैं उसी में आपको वाटर के बारे में और कुछ उसके कांस्टेंट्स कैसे निकाले जाते हैं वो सब बताऊंगा। एंड देन विल प्रोसीड फॉर द पीएच कैलकुलेशन। अब वहां से इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, ये थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा स्टार्ट में है, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।